नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में सड़कों की बदहाल स्थिति से लोगों की परेशानियों का लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है, परेशानियों में इजाफा हो रहा है, जिससे शासन और प्रशासन के प्रति लोगों में अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा का कहना है कि हरिद्वार में कुंभ कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन उन गड्ढों को भरवाने के लिए काम सरकार नहीं करवा रही है। वहीं सरकार सड़कों की हालत जल्द सुधार की बात तो कह रही है, लेकिन अभी तक सड़कें सुधारी नहीं गई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप सड़कों की बदहाल हालत देख सकते हैं कि जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कोई भी यहां से वाहन निकलता है, दो पहिया वाहन, तो हादसे का शिकार हो सकता है। यानी कि जान को जोखिम में डालकर यहां से गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन प्रशासन की नजर इस ओर बिल्कुल नहीं जा रही है, जिससे आए दिन ये मुसीबत का सबब लोगों के लिए बन जाती है। लोगों का गुस्सा फूटने लगा है, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ के लिए लगातार अब तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जिस वजह से सड़कों पर गड्ढा हुआ है। बावजूद उसके अभी तक इन गड्ढों को भरवाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे कोई भी वाहन हादसे का शिकार हो सकता है, किसी को भी चोटें आ सकती हैं, और इन सब चीजों का जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सड़कों की बदहाल स्थिति से जनता परेशान हो गई है। शासन प्रशासन के खिलाफ लोगों में अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के अंदर जो ये भूमिगत लाइनों का कार्य हो, चाहे दूसरे गैस पाइपलाइन का कार्य हो, या जियो फाइबर ने गड्ढे खोदने का काम कर रखा हो, व्यापारी वर्ग एक तो वैसे ही बहुत त्रस्त है, क्योंकि कार्य बिल्कुल भी शहर के अंदर नहीं है। और उसके बाद बरसातें लगातार, उत्तराखंड क्योंकि बारिश प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं। उसके बाद लगातार बारिशों की वजह से, और ठेकेदार जो है वो काम ऐसे करते हैं कि उनको अपना काम करने से मतलब है। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर वो आगे चले जाते हैं। उस गड्ढे को ना तो भरते हैं, बरसातों में वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं, और पानी भरने के कारण उनकी सतह का पता नहीं चलता, उनके अंदर जानवर गिरते रहते हैं। परसों शिव मूर्ति में एक महाराज जी स्कूटी समेत नीचे गिर गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नरेश तोमर जुड़ गए हैं। नरेश, जिस तरह से सड़कें दिखाई दे रही हैं, बदहाल स्थिति में है, लोगों का गुस्सा लाजमी है, और ये जिस तरह की सड़कें हैं, इससे अगर दोपहिया वाहन निकलते हैं तो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, और इस सब की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, इस तरह से खुशबू आपको बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार में कुंभ के लिए कार्य चल रहे हैं, उसकी काम कार्य चल रहे हैं, लेकिन जो है धरातल पर देखा जाए तो जो गड्ढे हैं वो स्थानीय लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हादसे से शिकार हुए जो स्थानीय निवासी है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आखिरकार गड्ढे तो किए जा रहे हैं, हरिद्वार का सौंदर्यीकरण तो किया जा रहा है, लेकिन इन गड्ढों को भरने की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? इसी को लेकर कई बार हरिद्वार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से भी गुहार लगाई गई, लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो रहा, जिसके चलते सारे लोगों में जो काफी रोष दिखाई दे रहा है। जी खुशबू जी नरेश, साफ तौर पर देखा जाए, जब हमें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कि प्रशासन की नजर क्यों नहीं जा रही है? क्या प्रशासन इस वक्त का इंतजार कर रहा है कि कोई हादसे का शिकार हो जाए, किसी को गंभीर चोटें आ जाए, या किसी की जान चली जाए? देखिए, उसको लगातार गड्ढों में लोग गिर रहे हैं। हाल ही में एक पूरा ऑटो जो है गहरे गड्ढे में गिर गया था। एक साधु संत अपने स्कूटी सहित गहरे गड्ढे में गिर गए थे। हालांकि गनीमत यह रही कि उनकी जान नहीं गई। हादसा तो हो चुका था, लेकिन गनीमत यह रही कि उनकी जान नहीं गई। निश्चित रूप से देखा जाए तो गड्ढे तो निश्चित रूप से हादसा का निमंत्रण दे ही रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर आखिरकार यह है कि प्रशासन और वर्तमान सरकार के नुमाइंदे जो हैं उस पर मूक दर्शक की तरफ बने हुए हैं, और आंखों पे पट्टी उन्होंने बांध रखी है साफ तौर पर जो लोगों का। और ये कहें कि कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, और ऐसे में विपक्ष को भी मुद्दा मिला हुआ है कि अब जो है जिस तरह से निर्माण कार्य के लिए गड्ढे खोदे गए, इन्हें भरवाने का काम कब होगा? देखिए, लगातार जब हमने जो संबंधित ठेकेदार है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी तो जो है ढूंढ-मूल रवैया उन्होंने अपनाते हुए बताया कि ये हमारे द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि हरिद्वार में 3 तरह का कार्य खुशबू लगातार चल रहा है। विद्युत बिजली का जो कार्य चल रहा है, भूमिगत बिजली का कार्य चल रहा है, वहीं जियो फाइबर का कार्य चल रहा है, और वहीं गैस पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। एक ठेकेदार से बात करते हैं तो अन्य ठेकेदार पर वो इसका ठीकरा फोड़ देता है। तो साफ तौर पर खुशबू देखा जाए कि इसी के चलते जो है लगातार जो गड्ढे बने हुए हैं और स्थानीय लोगों की समस्या बनी हुई है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे और प्रशासन भी इसमें टाल मटोल का रवैया अपनाता जा रहा है। जी खुशबू।
नरेश तोमर खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शासन प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा ये लाजमी है, क्योंकि सड़कों के हालात बद से बदतर है। आए दिन यहाँ पर वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं, लोगों को गंभीर चोटें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन है कि कुंभकर्णी नहीं सोया हुआ है और कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का मामला। बता दें, बीजेपी विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने विधायक के खिलाफ खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा। एसीजेएम पंचों के कोर्ट ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। वहीं रीता नेगी पर मामला दबाने के लिए दिए केस दर्ज करने के आदेश। दोनों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में बता दें मुकदमा दर्ज हुआ है और रीता नेगी पर मामला दबाने के लिए केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोनों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाना में दर्ज हुआ है मुकदमा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से प्राइम न्यूज आपको रूबरू करा रहा है। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि बीजेपी विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने विधायक के खिलाफ खटखटाया है कोर्ट का दरवाजा। जब उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसीजेएम पंचम की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसके बाद आदेश दिया गया है केस दर्ज करने का। विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले पीड़ित महिला की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को नैनीताल कोर्ट ने लगाई थी रोक। मुकदमा दर्ज होने के बाद विधायक और विधायक की पत्नी की अब मुश्किलें बढ़ गई है। विधायक और विधायक की पत्नी की मुश्किलें बढ़ना भी लाजमी है। एक महिला जो है ये बार बार न्याय की गुहार लगा रही थी, उल्टा उसको फंसाने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल अभी हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे क्योंकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एक महिला जब आरोप लगा रही है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन मामले में राजनीति शुरू हो गई, वजह है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए, मामले में कार्रवाई की जाए। मामले को दबाने की कोशिश की गई, मामले में राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का मामला है। बीजेपी विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने विधायक के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। वहीं एसीजेएम पंचम की कोर्ट ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं रीता नेगी जो विधायक की पत्नी है उन पर भी मामले को दबाने के लिए केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। दोनों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर रुड़की से आ रही है। रुड़की के पिरान खलियर दरगाह की मेला भूमि में तहसील प्रशासन के जरिए बार बार हदबंदी की जा रही है, जिसको लेकर नगर वासियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नगर पंचायत प्रतिनिधि शफकत अली के नेतृत्व में दर्जनों अकीदतमंदों ने दरगाह कार्यालय के सामने जाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अकीदतमंदों का कहना है कि मेला भूमि के वर्तमान में 4 मुकदमे विचाराधीन है, जिसमें से हदबंदी की रोक को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे भी किया हुआ है। फिर भी तहसील प्रशासन मेला भूमि की हदबंदी करना चाहता है। दरगाह की जमीन पर प्रशासन की हदबंदी और हदबंदी को लेकर अकीदतमंदों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बता दें कि अकीदतमंदों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जमकर प्रदर्शन किया और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की। दरगाह की जमीन पर प्रशासन की हदबंदी को लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन करने लगे। लोगों का कहना है कि स्टे के लिए कह रखा है, बावजूद इसके जो है यहाँ पर हकबंदी कर रखी है। हकबंदी को लेकर अकीदतमंदों का गुस्सा ये देखने को मिला। अकीदतमंदों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरगाह की जमीन पर प्रशासन की हदबंदी को लेकर लोगों का ये गुस्सा फूट पड़ा। जो भूमि माफिया है, जो भूमि माफिया को यहाँ बेचना चाह रहे हैं सरकार साबिर पाक की जमीन, और सरकार साबिर पाक से जो आस्था रखने वाला इन बुजुर्गों से, वो कोई भी आदमी मरते दम तक ये नहीं चाहेगा कि सरकार साबिर पाक की जमीन बिके। लोगों को बुलाने का मकसद था, आप सभी जिम्मेदार लोग हैं, आप ऐसे लोग हैं जिनके पीछे कम से कम 100 आदमी हैं। हमने किसी वैसे आदमी को नहीं बुलाया था, सिर्फ जिम्मेदारों को बुलाया था। हमारे आज की डेट में 4 मुकदमे पेंडिंग हैं, 2 माननीय हाईकोर्ट में, एक उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नाम से, एक सत्तार के नाम से, एक वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है सत्तार के नाम से, एक मुकदमा वक्फ यहाँ का नाम एसओसी के यहाँ पेंडिंग है वक्फ बोर्ड के नाम से। 4 मुकदमे पेंडिंग है, जिसमें से अभी जो रिसेंट उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने मुकदमा डाला था उसमें 9 थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को अभी क्रिएट कर रखा कोर्ट ने।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरशद हुसैन जुड़ गए हैं। अरशद, ये पूरा मामला क्या है, क्यों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा? खुशबू, आपको बता दूं कि मामला काफी पुराना है। जहां अगर बात की जाए तो सज्जादा नशीं इस बेशकीमती जमीन को हड़पना चाहते हैं। उसी के चलते कई सालों तक यहाँ पर केस भी चला, पर अब ये जो है कानूनी कार्रवाई को इधर उधर करके कहीं ना कहीं जमीन पर हटबंदी करवाना चाहते हैं। तो जिसको लेकर तमाम पिरान कलियर के जो मौजूद लोग हैं उन्होंने हंगामा किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जमीन कब्जाने का साजिश की जा रही है उसको वो बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ उन्हें क्या किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसी बात को लेकर अगर बात की जाए जो नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं और तमाम सभासद या जो भी मौजूद लोग हैं, सभी लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और सज्जादा नशे को इस तरह की जमीन कब्जाने के विरोध में उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपने का जो है को प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि किसी भी तरह इस बेशकीमती जमीन को इन लोगों को हड़पने नहीं देंगे। अरशद, लोगों ने जो है गुस्सा फूट पड़ा लोगों का, लोग सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन किया, क्या इसके बाद प्रशासन की नींद टूटी? देखिए, अगर बात की जाए तो प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा एक तरह से गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जिस खसरा पे वो मुकदमा जीते हैं उसकी कॉपी कहीं और की है। तो इन लोगों ने इस कॉपी को उसी जगह का बताया है। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। जो इन लोगों का कहना है कि प्रशासन को पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। हालांकि अभी कोर्ट में पूरा मामला लंबित है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर हटबंदी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को लेकर जो पिरान कलियर के मौजूद लोग हैं उनमें गुस्सा फूटा है। इसी बात को लेकर इन्होंने प्रदर्शन भी किया है। अब देखने वाली बात है कि इसमें प्रशासन क्या एक्शन लेता है और पुलिस किस तरह से इन लोगों को यहाँ पर रोकती है। अरशद हुसैन, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरगाह की जमीन पर प्रशासन की हकबंदी, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पिरान कलियर के बाहर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग प्रदर्शन करने लगे और प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अकीदतमंदों ने प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया और मांग कर रहे थे कि जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है और जमीन पर हकबंदी की बात सामने आ रही है, जब प्रशासन द्वारा, जब कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया है तो वैसा क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। और वहीं लोगों का ये भी कहना है कि हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम गुमराह नहीं होंगे। और ऐसे में गुस्सा देखने को मिला। वहीं पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र धारचूला में चीन ने भी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो चीन लगातार मानव रहित विमान के बॉर्डर की टोह ले रहा है और इस बीच सेना और आईटीबीपी के जवान अलर्ट पर हैं। वहीं बता दें कि अनहोनी की आशंका में सीमावर्ती ग्रामीण भी देर रात तक जागते रहे, जबकि भारतीय सेना का लगातार सीमा की तरफ रवाना होना भी लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रहा है। चीन जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन लगातार जो है ये दुस्साहस कर रहा है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सीमावर्ती इलाके में चीन की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। मानव रहित विमान से बॉर्डर की कर रहा है निगरानी, जिसके बाद जो आसपास लोग रहते हैं, स्थानीय लोग, उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। सीमा पर आईटीबीपी के जवानों की भी चौकसी बढ़ाई गई है। जब आईटीबीपी के जवान यहाँ पास के इलाकों से निकल रहे हैं तो लोगों की चिंता जो है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, रात रात सो नहीं रहे हैं और सीमा पर आईटीबीपी के जवानों की चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाके में चीन की गतिविधियां बढ़ती देख आईटीबीपी के जवानों को और ज्यादा बढ़ाया गया है और ज्यादा चौकसी बढ़ाई गई है और सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने बढ़ाई है चौकसी। तो लगातार चीन जो है ये दुस्साहस कर रहा है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना जो है हर बार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बावजूद इसके चीन बाज नहीं आ रहा है और देखा जा रहा है कि लगातार चीन जो है सीमावर्ती इलाकों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, आने की कोशिश कर रहा है और वहीं मानव रहित विमान से बॉर्डर की निगरानी भी कर रहा है, जिसके बाद सीमा पर आईटीबीपी के जवानों की संख्या और बढ़ाई गई है, चौकसी बढ़ाई गई है। लेकिन इससे आसपास के लोगों की और ज्यादा मुसीबतें बढ़ गई हैं। लोग डर के साए में हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। लोग डर के साए में है कि चीन जो जिस तरह से बार बार दुस्साहस कर रहा है, बार बार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। हालांकि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन चीन जो है बाज नहीं आ रहा है।
लालकुआं में कोतवाली के पास घर के बाहर टहल रही दो बहनों में से एक का कार सवार अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। दूसरी बहन के चिल्लाने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुस्साए लोगों ने कोतवाली को घेर लिया और चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कर दी है और जांच शुरू कर दी है। लालकुआं से यह खबर मिल रही है, जहां पर बता दें कि दो बहनें घर से बाहर निकली थी, जिसमें से एक का अपहरण कर लिया। वहीं दूसरी बहन जब चिल्लाने लगी तो लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। घर के बाहर से लड़की का अपहरण हुआ है। गुस्साए लोगों ने कोतवाली का घेराव किया, प्रदर्शन किया। पुलिस ने जिले की नाकेबंदी शुरू कर दिया, जांच शुरू कर दी है। किस कदर जो है लालकुआं में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है, उसकी बानगी देखने को मिली है। बता दें कि एक लड़की का अपहरण कर लिया, उसके बाद जब उसकी दूसरी बहन जो उसके साथ थी वहां पर वो चिल्लाने लगी तो लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। गुस्साए लोगों ने कोतवाली का घेराव किया, प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने नाकेबंदी की है और जांच शुरू कर दी है। गुस्साए लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और लोगों ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और जिस लड़की का अपहरण किया गया है उसे सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। घर के बाहर लड़की का अपहरण हुआ है। दो बहनें घर के बाहर थी, घूम रही थी। उस वक्त कार सवार बदमाशों ने एक लड़की का अपहरण कर लिया। वहीं जब उसकी दूसरी बहन चिल्लाने लगी तब जाकर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कोतवाली का घेराव किया। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और लड़की को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। पुलिस भी हरकत में आई है। पुलिस ने भी नाकेबंदी शुरू कर दी है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रात 10 सवा 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की को कुछ अज्ञात कार सवारों ने अगवा कर लिया है। इस पे तत्काल पुलिस अलर्ट हुई और सभी जगहों पे चेकिंग शुरू करवाई गई है। धीरे धीरे जानकारियां प्राप्त हो रही हैं और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन लड़का है जो लेके गया है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके केस का वर्कआउट कर दिया जाएगा। कौन सी गाड़ी है सर, किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम देखिए, प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसमें स्विफ्ट डिज़ायर एक गाड़ी है जिससे ये घटना को अंजाम दिया गया है और हम लोग उसके नंबरों को ट्रेस कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग घटना का खुलासा करने में सक्षम रहेंगे। कुछ लोकेशन सर मिल पाई है कि लड़की सकुशल बरामद हुई है? देखिए, इसमें कई सारे एंगल अब निकल के सामने आ रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हमने जब पूछताछ की और तथ्य इकट्ठा किए तो जानकारियां प्राप्त हुई है। उन्हीं जानकारियों के आधार पे हम लोग आगे। तो वहीं डोईवाला की हिमालयन हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल में इलाज को आने वाले रोगियों की सुरक्षा और संक्रमण से बचाव के मद्देनजर ये व्यवस्था बनाई गई है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धसमाना ने कहा है कि 1994 से हिमालयन अस्पताल रोगियों की स्वास्थ्य सेवा कार्यरत है। जब कभी राज्य में कोई आपदा आई है तो अस्पताल अपनी सेवा देने से पीछे नहीं हटा है और इस संकट काल में भी हिमालयन हॉस्पिटल सामाजिक जिम्मेदारी के दायित्व को बखूबी निभा रहा है। बता दें कि SHRU में कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्था की गई है और मरीजों की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। तमाम व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है और इस दौरान ये भी बयान सामने आया है कि अगर राज्य में कोई भी आपदा आई है तो हमने तत्परता से काम किया है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से तत्पर रहे और अब भी आपदा में हम तत्पर रहेंगे। मरीजों की सुरक्षा के लिए भी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों की कोई शिकायत ना है। आपदा काल चल रहा है और वैश्विक महामारी चल रही है, ऐसे में भी हम तत्परता से लगे हुए हैं और लगातार लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। एक अलग से बिल्डिंग जो सेपरेट बिल्डिंग है, जो मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हट के है, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। वहाँ कोरोना के जो ग्रसित मरीज होंगे उनके लिए बेड्स वार्ड बना के तैयार किया हुआ है। उसी बिल्डिंग में OT तैयार कर रखी है, उसी बिल्डिंग में डिलीवरी होनी है, उसी बिल्डिंग में जो अन्य सुविधाएं कोरोना से जो ग्रसित मरीज होंगे, जो उनको ICU की सुविधा चाहिए होगी, उसके लिए मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हट के एक दूसरी बिल्डिंग में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कोरोना महामारी को उसकी जांच के लिए जो एंटीजन टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट हैं, RT-PCR टेस्ट हैं, उसकी सुविधा भी अस्पताल में मौजूद है, उपलब्ध है। सूबे के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम भू
बैकुंठ बद्रीनाथ धाम का स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस बेरुखी से स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ कम है, जिस वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक डॉक्टर के भरोसे और एक फार्मासिस्ट के भरोसे जोशीमठ में ये अस्पताल चल रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो बड़े दावे किए जाते हैं कि कोई भी लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, स्वास्थ्य सुविधाएं तमाम उपलब्ध हैं, लेकिन तमाम दावों की जो है ये पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं, जहां पर सिर्फ एक डॉक्टर यानी कि स्टाफ की कमी है और एक फार्मासिस्ट है, जिसके भरोसे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। और यहाँ पर जब मरीज आते हैं तो मरीजों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक बद्रीनाथ की बात है, वहाँ पे जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसमें अभी एक MBBS डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट वहाँ पे कार्यरत हैं। और अभी यात्रा बहुत जोर से वहाँ पे अभी उस पीक पे नहीं है, तो मुझे लगता है जैसे यात्रियों की आवाजाही ज़्यादा रूप में वहाँ पे होगी तो उसके हिसाब से वहाँ पे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजय कुंवर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात बने हुए, स्टाफ की कमी है, इस वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो संबंधित अधिकारी हैं, क्या उनको शिकायत की गई है? अगर शिकायत की गई है तो अभी तक यहाँ पर स्टाफ को बढ़ाया क्यों नहीं गया? जी बिल्कुल, जो हाई एल्टीट्यूड बद्रीनाथ 4 धामों में से एक धाम है। यहाँ पे हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए अभी यात्रा जो है कम चल रही है, लेकिन स्थानीय कम से कम 1 दर्जन गांव के लोग यहाँ पे अपनी खेती बाड़ी और आजीविका के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही यहाँ पे विकास कार्य और निर्माण कार्य आस्था के पद पे, जिसमें हजारों मजदूर यहाँ पे अभी कार्यरत है। लेकिन बड़ी बात यह कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महज एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट की तैनाती है, जिसको लेकर के लोगों में काफी आक्रोश है। और स्थानीय प्रशासन से जब इस बाबत बात की गई तो उनका वो सारा ठीकरा जो है यात्रा सीजन तक छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी जैसे ही यात्रा बढ़ेगी वैसे डॉक्टर की व्यवस्था कर दी जाएगी। जी लेकिन संजय, यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो इसी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में आते हैं, तो क्या उनको उनकी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है? संबंधित अधिकारियों को गाँव वासियों की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे छोटा सा भी हल्का सा भी जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, जो सर्दी जुकाम और बुखार के मरीज भी है, उनको डायरेक्ट जोशीमठ से गोपेश्वर प्रक्रिया रेफर किया जाता है। क्योंकि देखिए बद्रीनाथ जो है क्षेत्र का जो है आखिरी धाम और आखिरी नगरी माना जाता है। यहाँ से आगे सीधे चीन की सरहद शुरू हो जाती है। और यहाँ पे एहतियात के तौर पे कम से कम एक विशेषज्ञ डॉक्टर और स्टाफ जो पूरी जो टेस्ट होते हैं उस टेस्ट के लिए पूरा स्टाफ तैनात होना चाहिए, जबकि मात्र 6 महीने के लिए यहाँ पे कपाट खुलते हैं। लेकिन सरकार जो है यात्रा सीजन की दुहाई दे रही है कि यात्रा सीजन कम है तो इसलिए स्टाफ कम रखा हुआ है। जी संजय कुंवर, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, इनसे ये जो है अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चला रहे हैं लोग, और यहाँ पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जाए तो उनका कहना है कि जब यात्रा बढ़ेगी, जब यात्री ज्यादा आएंगे तो यहाँ पर स्टाफ बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण रहते हैं, उनकी परेशानी इन लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। जो हल्का अगर खांसी बुखार और जुकाम की बात करें तो ये कोरोना के लक्षण है आजकल। ऐसे में ये ग्रामीण कहां जाए, ये प्रशासन को समझना होगा। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। वहीं रुड़की के मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य केंद्र में अब तक बता दें कि स्टाफ समेत 8 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं चिकित्सकों को आइसोलेट करके अस्पताल को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। आज जितने उपस्थित थे यहाँ पर 10 लोग, 10 में 6 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं। उस 6 में 3 तो डॉक्टर हैं, एक फार्मासिस्ट है, एक दंत सहायक है और हमारा एक रविंदर है स्वीपर। तो ये 6 पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव हैं, जिसमें एलटी है, मैं हूँ, एक डॉट्स का कर्मचारी है, एक हमारा वार्ड बॉय है। और बाकी 2 लोगों ने क्या नाम जाँच कराई है रुड़की में, जिसमें डॉक्टर अरोड़ा हैं और पीके गोस्वामी दृष्टिविज्ञ हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो, तो इनका भी पॉजिटिव आया है। हमें डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने फ़ोन किया था, ये 2 पॉजिटिव हैं, इन्हें क्या नाम है होम आइसोलेशन के लिए बोल दिया गया है।
और इनको जो 6 क्या नाम है, इनमें से क्या नाम हमने इनको पैसिफिक में क्वारंटाइन कर दिया है। अब ये रविंदर थोड़ा सा अभी अपने रिस्क पे हैं, क्योंकि उनके घर में उनकी भाभी एक्सपायर कर गई हैं, तो वो भी बाद में कल तक क्वारंटाइन हो जाएंगे। हॉस्पिटल सैनिटाइजर बन के जाए और है हॉस्पिटल को फिर मैंने नगर पालिका से अनुरोध करके उनसे सैनिटाइज़ कराया। कल परसों भी सैनिटाइज होगा और कम से कम 3 दिन तो ओपीडी की कार्रवाई तो नहीं होगी। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।